नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सबसे पहले आपको बुलेटिन की ही शुरुआत करके दिखा देते हैं कि बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए भाटा धुरिया इलाके के अंदर किस तरह से आतंकी लगातार सक्रिय भी देखे जा रहे थे, लेकिन आतंकियों के खिलाफ सेना की तरफ से कैसे अभियान यहां पर चलाया गया है ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज 11वें दिन दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला नहीं देखा गया है। यानी मुकम्मल तरीके से अभी तक कोई भी फायर नहीं हुआ है। 13 सालों में अभी तक का ये सबसे लंबा ऑपरेशन है जो अभी तक यहां चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन में अब तक 9 जवानों की शहादत हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर अभी तक कोई भी फायर चलता हुआ नजर नहीं आया है। 2008 की बात करें तो इसी तरह से मुठभेड़ यहां पर जारी की गई थी, लेकिन 13 साल के बाद अब एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली है, लेकिन आज कोई भी फायर नहीं हुआ और ऑपरेशन में अब तक 9 जवानों की शहादत हो चुकी है। उसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पुंछ के चमरेड और भाटा धुरिया के जंगलों में छिपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों और सेना ने पूरी तरह से यहां पर अपनी ताकत झोंक दी है। पैरा कमांडोज को भी बुलाया गया, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर बनते हुए नजर आए और 5 किलोमीटर जंगल के अंदर ये लोग यहां फैले हुए नजर आए थे। लेकिन लगातार रणनीति तैयार की गई और मुकम्मल तरीके से इन्हें खदेड़ने के लिए भी काम यहां पर जारी रखा गया। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि 2008 में इसी तरह से मुठभेड़ यहां पर जारी हुई थी, जो 13 साल के बाद अब एक बार फिर से बड़ा एनकाउंटर जो है वो माना जा रहा है। सेना अध्यक्ष की तरफ से भी यहां दौरे का सिलसिला जारी रखा गया, लेकिन किस तरह से काम हो रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। आतंकियों के जंगलों में गुफाओं में छिपे होने की आशंका यहां जताई जा रही थी, जिसके बाद पूरी तरह से हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया और बिजली के माध्यम से यानी रोशनी के गोले जो है वो दागे गए और उसकी मदद से ही पूरा पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर जंगलों के अंदर क्या कुछ वहां पर मौजूद है। लेकिन उसके साथ ही यहां पूरी तरह से मुस्तैद हैं सेना और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, और साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि राजौरी जिले के साथ ही अगर हम बात करें तो यहां पर भी पहले ऑपरेशन जो है वो पेश आया था, लेकिन 13 साल के बाद ये एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है जो आज 11वें दिन भी जारी है। 2008 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो 15 दिन तक चला था, लेकिन आज इसका 11वां दिन है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आज इस ऑपरेशन के 11 दिन हो चुके हैं, मगर आज 10 दिन के बाद ये पहला दिन ऐसा होगा जहां फायरिंग की आवाज आज बिल्कुल नहीं सुबह से इस वक्त तक सुनाई देगी। पिछले 10 दिन से लगातार यहाँ पे फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर आज हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, जहां सुबह से लेकर इस वक्त तक फायरिंग की कोई आवाज सुनने को नहीं मिली। हालांकि पिछले कुछ दिन से जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए थे और 2 दिन पहले जब मस्जिद से ऐलान किया गया था कि लोग अपने घरों के अंदर चले जाएं, तब लग रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, मगर ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। और आज सुबह की बात करें, इस वक्त लेके फायरिंग की कोई आवाज नहीं है, मगर 7 दिन हो चुके हैं जम्मू पुंछ हाईवे को बीजी से लेके भाटा दुनिया तक आज भी। जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से वहां पर लोगों को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, लेकिन आज मुकम्मल तरीके से यहां देखने वाली बात यह थी कि कोई भी फायर नहीं हुआ है, लेकिन यह सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। 2008 में इससे पहले ऑपरेशन हुआ था जो 15 दिन तक चला था, लेकिन आज इसका भी 11वां दिन है और अभी तक आतंकियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो आज 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मगर मिलिटेंटों का आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि सेना जंगल के अंदर काफी इलाके तक खंगाल चुकी है, सैनिटाइज कर चुकी है, मगर उसके बावजूद भी इस इलाके से अभी तक मिलिटेंटों की कोई मौजूदगी नहीं मिल रही है। मगर उसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरे इलाके, चाहे थाना मंडी के इलाके हों, दूरदराज के, इन इलाकों से भी अब इस जंगल की तरफ सेना को भेजा जा रहा है, खास करके इन थाना मंडी, क्योंकि जब ये इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद भंगाई इलाके को में भी 3 दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आप दोनों इलाकों से सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जहां कुछ लोगों को उठाया गया था उनसे पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 8 लोग हो चुके हैं, जिनमें मां और 2 बेटे भी शामिल हैं, जिनसे ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने मिलिटेंटों की वहां मदद की आने जाने में। हालांकि इस तरह की कोई पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, मगर हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने मिलिटेंटों की किसी तरह से मदद की थी, जिसके इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्या बल्कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी कोई अधिकारी बयान जारी नहीं किया गया कि इन लोगों से क्या सामने आया है, क्या इन लोगों को हिरासत में रखा या छोड़ दिया गया। इस तरह का कोई पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया। जमशेद, इससे पहले अगर हम बात करें 2 साल पहले यहाँ राजौरी जिले की भी बात करें तो वहां पर भी 20 दिन एनकाउंटर चला था,
जिसमें आतंकियों का कोई अता पता नहीं चल पाया था और हमारे जवान यहां शहीद हो गए थे। 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई थी, लेकिन इस बार आप देखिए 9 जवानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा। जो एक बहुत बड़ा सवाल, आप भी सोच रहे होंगे कि एक ही सवाल को दोहराया जा रहा है। सवाल सिर्फ यही है कि अपनी तरफ से ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा गया है, छानबीन की जा रही है, इलाके को खंगालने की कोशिश हो रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लग रहा है। और जो उसकी बड़ी वजह हम ये भी कह सकते हैं, घना जंगल है बहुत ज्यादा और कुदरती तौर पर यहाँ गुफाएं टाइप बनी हुई हैं, छोटी छोटी बड़े बड़े पहाड़ हैं बीच में इस जंगल के, जिसका फायदा मिलिटेंट ने उठाया हो सकता है। क्योंकि 10 दिन अगर आज बीत चुके हैं और 11वां दिन है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं या तो मिलिटेंट इस इलाके से फिर बाहर निकल चुके हैं, भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि कल के बाद जिस तरह मैं बता रहा हूं, हालांकि पिछले 10 दिनों से जब फायरिंग हुई है उसके बाद मिलिटेंटों की तरफ से कोई फायर का जवाब अभी तक नहीं दिया गया, मगर जिस तरह के हालात अब लग रहे हैं इससे ये लग रहा है या तो मिलिटेंट यहां से भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं या अंदर कोई इनकी तरफ से कोई ऐसी गुफाएं बनाई गई हैं जिसके अंदर ये छुपे हुए हैं। वो चीजें देखने वाली होगी, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा चुका है, जहाज का इस्तेमाल किया जा चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक मिलिटेंटों को कोई सुराग इस इलाके से नहीं मिल पा रहा है। ये एक चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है कि इतना बड़ा हमला करने के बाद जिसमें 9 जवान शहीद हुए, मगर उसके बावजूद भी आज तक इन मिलिटेंटों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर सेनाध्यक्ष की तरफ से भी दौरा किया गया है, एडीजी भी वहां पर पहुंचे, कई आला अधिकारियों ने भी वहां पर निरीक्षण किया, दौरा किया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? क्या कुछ बयानबाजी कि किस तरह से आगे की रणनीति अब बनाई जाएगी? मुझे जहां तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें, उन्होंने राजौरी पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा किया और उसके बाद जो अगर हमारे यहाँ अफसरान हैं या फौज के हों या पुलिस के हों, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, ना ही कोई मीडिया से इनकी तरफ से बात की गई है। मगर ये चीज थी कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने राजौरी पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था, तो उसी दिन वहां मस्जिद से ऐलान किया गया था कि सभी लोग अपना काम काज छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाएं। तब ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई इस जंगल के अंदर की जा सकती है। मगर कुछ ये हालात बिल्कुल पिछले दिनों की तरह आज भी देखने को मिले। सिर्फ आज इतना फर्क है कि पिछले 10 दिन लगातार फायरिंग होती रही, मगर आज सुबह से इस वक्त तक फायरिंग की आवाज भी इस जंगल से नहीं सुनाई देगी और ना ही किसी तरह से, चाहे पुलिस की बात करें या सेना की बात करें, कोई आधिकारिक बयान इनकी तरफ से जारी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पुंछ से अपडेट दे रहे हैं कि लगातार 11वें दिन भी एनकाउंटर का सिलसिला यहां पर जारी रखा गया है, लेकिन आज कोई भी फायर नहीं मिला है देखने को। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी तक किसी भी आतंकवादी का पता नहीं चल पाया है। 9 जवानों की शहादत हो गई है, मुकम्मल तरीके से कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादियों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जम्मू में भी कई राजनीतिक दिग्गजों ने अब यहां डेरा डालकर रखा हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि जम्मू में देश की राजनीति के 3 दिग्गज नेताओं ने डेरा जमाया हुआ है और डॉक्टर करण सिंह, गुलाम नबी आजाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर हैं और तीनों नेता जम्मू कश्मीर के हालात पर यहां आंकलन करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी दिक्कतों का पूरी तरह से संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए राजनीतिक जो दिग्गज हैं वो किस तरह से जम्मू के अंदर यहां अपना डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात आप ये समझिए कि यहां गृह मंत्री का दौरा 24 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। महज कल यहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही यहां जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, जम्मू का दौरा कर रहे हैं। आम लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर करण सिंह, गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर हैं और पूरी तरह से तीनों नेता जम्मू कश्मीर के हालात का आंकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से गृह मंत्री का दौरा बताया गया कि 24 अक्टूबर को जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू की जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले तीनों दिग्गज जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ खास? देखिए, पार्टी कैडर को मजबूत करना एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद के अलावा रजनी पाटिल भी यहाँ पर आई हुई हैं और गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर में करीब 70 से ज़्यादा प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करने के साथ उन्होंने स्थिति का आंकलन करने का प्रयास किया है। वैसे ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफ़ी समय से कश्मीर में थे और कल से वो कश्मीर से निकले। कल रामबन में थे, रामबन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आज वो है जम्मू में अलग अलग डेपुटेशन से मिलने वाले हैं। अगर डॉक्टर करण सिंह की बात करें तो डॉक्टर करण सिंह काफ़ी समय से, करीब 2-3 दिन से यहाँ पर हैं और उन्होंने आज पूजा अर्चना भी की है रघुनाथ मंदिर में और अपने
अपने लोगों से मुलाकात की है। मुलाकात इसलिए कर रहे हैं वो कि स्थिति का आंकलन किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 1989 में इस तरह से सिलेक्टिव किलिंग हुई थी तो मास माइग्रेशन हुआ था कश्मीरी विस्थापित पंडितों का। अब जो है प्रवासी जो श्रमिक है, जो बाहर की लेबरर्स हैं, अब उनको टारगेट बनाया जा रहा है और वो लगातार पलायन कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों का आंकलन करने के, क्योंकि इन बड़े नेताओं का जम्मू कश्मीर में बड़ा योगदान है, लिहाजा वो अपने योगदान को आगे भी निर्वाह कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर आज जम्मू में कैंप किए हुए हैं। यानी विनोद जी, ये कहा जा सकता है कि टारगेट किलिंग को लेकर ही ये पूरा काम होता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, डॉक्टर करण सिंह पहुंचे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। देखिए, टारगेट किलिंग से पहले ही ये तय हो चुका था कि गृह मंत्री अमित शाह को आना है और गृह मंत्री अमित शाह उस सिलसिले में आ रहे हैं जैसे बड़े केंद्रीय मंत्री, करीब 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण मौके पर या समय पर रहते कर रहे हैं। लेकिन ये जो नेता आए हैं, अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें या डॉक्टर करण सिंह की बात करें, ये अपने लोगों से मिलने आए, अपने कैडर को मजबूत करने आए और मौजूदा स्थितियों को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है, जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से भय की स्थिति बनी हुई है, उन चीजों को आंकलन करना है। लेकिन विनोद जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बयानबाजी की गई थी कि यहाँ पर कश्मीरियत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है और ये जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है ये भी कश्मीर के लोगों की तरफ से नहीं की जा रही है, हमारी तरफ से नहीं की जा रही है। इस तरह से उन्होंने बयानबाजी सामने रखी थी। और कल आपने देखा कि और अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें, वो भी बात करते हुए नजर आ रहे थे कि दोपहिया वाहनों पर जो रोक लगाई जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। हास्यास्पद वो कहते हुए नजर आए कि काफी तरीके से हास्यास्पद लग रहा है। क्या लगता है कि उन सभी स्थितियों को आंकलन करने के लिए, जायजा लेने के लिए मुकम्मल तरीके से कुछ काम भी होगा? देखिए, अगर हम बात करेंगे गुलाम नबी आजाद की, तो उन्होंने कहा था कल, इसमें कोई दो राय नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि टू व्हीलर्स जब बाइकर्स को रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पता किया जा रहा है कि क्या गाड़ी उनके नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को हैरेस नहीं किया जाना चाहिए, किसी को अनावश्यक तंग नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये इशारा था कि ये एक षड्यंत्र है, बड़े पैमाने पर षड्यंत्र किया जा रहा है और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने हिसाब से स्थिति का आंकलन किया है और अपनी स्टेटमेंट दी है। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि विनोद कुमार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से दिग्गज नेताओं का डेरा जो है वो जम्मू के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर करण सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू के दौरे पर हैं। लेकिन मुकम्मल तरीके से ये देखिए कि सिलेक्टिव किलिंग को लेकर अगर बात की जाए तो जाहिर तरीके से लोगों के अंदर एक खौफ की लहर जरूर दौड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब अमित शाह का दौरा यहाँ पर शुरू होता है, आम जनता को संबोधित किया जाएगा, तो उसके बाद कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं देखने को मिलती हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से ही बड़ी अपडेट यहां पर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि सांबा के अंदर किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको यह भी बताया गया था कि कैसे यहां पर सूरत हाल बनते हुए नजर आए। लेकिन सांबा से इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर डेंगू के प्रकोप की वजह से बेपरवाह लोग जो है वो देखे जा रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल यहां पर बेपरवाह हो गई है और सांबा में जगह जगह पर गंदगी के ढेरों पर यहां डेंगू का मच्छर पनप रहा है और लोग भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में सभी पूरी तरह से काम कैसे होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगभग 40 अब यहां डेंगू मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से डेंगू को लेकर किस तरह से यहां अब पूरी तरह प्रशासन जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि डेंगू के प्रकोप के प्रति बेपरवाह हुआ है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल और सांबा में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ढेरों पर ही यहां डेंगू का मच्छर पनपता हुआ नजर आ रहा है और लोग भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले आम जनता को भी यहां जागरूक किया गया था, समझाया गया था कि अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखिए, पानी जमा ना होने दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता इस पर काम करती हुई नजर नहीं आई। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से
गंदगी के अंबार जो हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं और लोग भी अब पूरी तरह से गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू का मच्छर जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है। तो जिले में लगभग 40 अब डेंगू मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सांबा प्रशासन को इस पर काम करने की काफी तरीके से जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को भी काम करने की जरूरत, लगातार डेंगू के मरीजों की जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डेंगू के प्रकोप के प्रति बेपरवाह हुआ है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल। क्योंकि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल को चाहिए था कि साफ सफाई करवाई जाए, लोगों के आसपास घरों के जो गंदगी है उसके ढेरों को साफ किया जाए, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल ने यहां पर काम किया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से डेंगू के मरीजों की अब संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवालिया निशान यहां म्युनिसिपल काउंसिल पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि सफाई नहीं की गई, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एक तरफ डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और सांबा जिला में अभी तक लगभग 40 के आसपास केसेस जो वो सामने आ चुके हैं और लगातार बार बार लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कंसर्न एजेंसीज की तरफ से कि आप लोग अपने आसपास घरों के साफ स्वच्छता बनाकर रखें। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान के, वो नारे भी कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं और फेक साबित हो रहे हैं। ये जो तस्वीर आपने देखी पर्टिकुलर एक एरिया की है, गढ़ मंडी इलाका है सांबा का, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल के अधीन आता है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था आपने देख ली किस तरह की हालत यहां पर बनी हुई है। और खासतौर पर मैं बात करूंगा म्युनिसिपल काउंसिल सांबा को लेकर कि बताया जाता है, उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर गाड़ी सुबह भेजते हैं साफ स्वच्छता के लिए, लेकिन वो गाड़ी वहां पर जाती है, वहां पर इस गंदगी को क्यों नहीं उठाती, ये भी एक सवालिया निशान है। और लोगों की मेंटालिटी भी बदलने की जरूरत है, लोगों को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि अगर आप लोग अपने लोकेलिटी में रहते हैं तो कम से कम उसको तो अपना साफ स्वच्छता वहां पर बनाकर रखें। लोग यहाँ पर डस्टबिन फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर बात करें तो ये ताली दो हाथ से बजती है, ये आपने इस तस्वीरों में साफ तौर पर देख लिया है। लेकिन ऋषि, यहाँ पर सवाल यह है कि अगर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से यहाँ पर डंप करने के लिए कोई डस्टबिन बड़ा लगाया गया होता तो जाहिर तरीके से आम जनता की तरफ से उसी के अंदर यह कचरा जो है वो फेंका जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ आम जनता को भी सहयोग करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राहे नहीं। देखिए, बिल्कुल जो डस्टबिन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर डस्टबिन जो दो लगाए गए हैं उसमें भी लोग डस्टबिन में कूड़ा करकट नहीं डालते, वो नीचे फेंक देते हैं। ये जो पूरा तालाब का हिस्सा है, ये तालाब का इस तरह से भर चुका है और यहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा कि मच्छर इतना ज्यादा पनपता है यहाँ पर कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर निकलना भी दुश्वार है। यहाँ जो हवा चलती है तो फाउल स्मेल जो है वो घरों के अंदर तक आती है, इन्फेक्शन फैलती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ के कॉर्पोरेटर की बात करें तो वो भी संज्ञान नहीं ले पाए हैं और जब चुनाव हुए थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं अपनी लोकेलिटी को पूरी तरह से साफ स्वच्छ रखूंगा। क्या वहां पर कोई फॉगिंग करवाई गई है? देखिए, कुछ भी करवाया नहीं गया। देखिए, फॉगिंग तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ से अगर ये कूड़ा उठा लिया जाता तो शायद तब भी कोई फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ फॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई गई। और क्या बताया गया कि आखिर क्यों देरी और ढिलाई बरती जा रही है, क्यों यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पा रही? देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, एक ही बहाना है कि फंड्स की कमी नहीं है हमारे पास। फंड्स अगर होते तो हम यहाँ पर जेसीबी या कोई क्रेन वगैरह भेजते, कोई ट्रैक्टर यहाँ पर भेजते। फंड्स की कमी का हवाला दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी ये चीज मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि फंड्स की अवेलेबिलिटी है। हम बार बार इनको कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर फंड्स की जो है वो अवेलेबिलिटी ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो बड़ी शर्मनाक बात है कि म्युनिसिपल काउंसिल सांबा, जो कि पूरे सांबा शहर का इनके पास जो वो ठेका है कि आप लोग पूरा इसका जो साफ स्वच्छता यहाँ पर बनाकर रखेंगे, मेंटेन करेंगे, लेकिन ये दावे जो किए जाते हैं ये खोखले साबित हो रहे हैं और जो बहाने लगाए जाते हैं ये भी मुझे लगता है कि किसी हद तक ठीक नहीं बैठते। और 40 से ज्यादा की संख्या जो डेंगू मरीजों की देखी जा रही है, अस्पताल के अंदर किस तरह से सुविधाएं? देखिए, फिलहाल अस्पताल के अंदर कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। जितने भी 40 केसेस सामने आए हैं ये सारे के सारे घरों पर ही अंडर ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत तब पड़ती है जब 20,000 के नीचे ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, तब हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। बहरहाल डेंगू को लेकर इतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर किसी में लक्षण ज्यादा हो जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर आपने इस एरिया की हालत आपने देख ली, अगर यहाँ से ही कोई केस सामने आ जाता है तो मुझे लगता है कि पूरी लोकेलिटी में डेंगू फैलने का खतरा जो बढ़ जाएगा। बहरहाल अभी कोई ज्यादा पैनिक वाली या घबराने वाली बात बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से डेंगू के मरीज यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल विभाग को चाहिए कि साफ सफाई करवाई जाए। आखिर क्यों ढिलाई बरती जा रही है, कोताही बरती जा रही है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऋषि की तरफ से यह भी बताया गया कि फंड्स का हवाला दे दिया गया कि फंड्स की कमी की वजह से ये सारा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ज्यादातर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, जिला कठुआ आपको लिए
लिए चलते हैं। कठुआ से भी डेंगू के हवाले से ही बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर कठुआ के गोविंदसर इलाके के परिवारों के यहाँ परिवार जो है वो जीएमसी अस्पताल में भर्ती हैं और गोविंदसर में डेंगू के लगातार मामलों के बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग अब सख्ते में आ गया है और जिले में 80 के पार यहाँ डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और अभी भी कई लोग यहाँ नीम हकीम बने हुए हैं, यानी अस्पतालों की तरफ रुख करते हुए नजर नहीं आ रहे, खुद ही अपना इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय भी है और साथ ही साथ खतरनाक भी साबित हो सकता है। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों ने अपना इलाज खुद करना शुरू कर दिया, नीम हकीम यहां बनने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ आपने देखा कि स्थिति किस तरह से यहां पर सामान्य बनती हुई नजर नहीं आई थी और एक बार फिर से चिंता का विषय जरूर बन सकता है, जिसकी वजह से आम जनता को यहां सहयोग करना बहुत जरूरी है। कठुआ के गोविंदसर इलाके के परिवार यहां जीएमसी अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग अब कहीं ना कहीं सख्ते में आता हुआ नजर आ रहा है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से लगातार गोविंदसर इलाका इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर है, लगातार डेंगू के मरीज वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ काम किया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिस प्रकार से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है, उसके बावजूद भी जिला कठुआ में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि इसका मुख्य जो हॉटस्पॉट है ये गोविंदसर गांव है। गोविंदसर गांव जो जिला मुख्यालय से सटा चलिए, तो फिलहाल आपको बताते चले कि पूरी तरह से यहाँ पर बातचीत बात करें तो पिछले कल ही 18 नए मामले डेंगू हैं जो कठुआ से सामने आए हैं और लगातार कठुआ जिला में डेंगू का मामला बढ़ते जा रहे हैं और जिला प्रशासन की ओर से हालांकि उन सभी इलाकों में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे जो है वो वहां पर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिला कठुआ में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। सरबजीत, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काम हो रहा है और मुकम्मल तरीके से अब सख्ते में स्वास्थ्य विभाग आता हुआ यहां नजर आ रहा है, लेकिन जिले में अगर देखा जाए तो 80 के पार कोरोना के मरीजों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेंगू के मरीजों की बात करें तो उस पर पूरी तरह से नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। सरबजीत, मुझे सुन पा रहे हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के घर घर जाकर फॉगिंग करने की कोशिश की गई, क्योंकि तस्वीरों में जो दिखाया जा रहा है और उसके साथ ही जमीनी हकीकत क्या है ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, दो तरह से कठुआ जिला में यहाँ पर प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें, जो मलेरिया विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन ये टीम्स जो है तभी एक्टिवेट होती हैं जब किसी गांव से या किसी इलाके से जब पॉजिटिव मामला सामने आता है, उसके बाद जो है ये टीमें उस एरिया में जाकर एंटी लार्वा स्प्रे जो है वहां पर किया जाता है। अगर जिला कठुआ के शहरी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर नगर परिषद कठुआ की टीम द्वारा यहाँ पर फॉगिंग की प्रक्रिया को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये देखें कि जितने भी इंतजाम, जितने भी बंदोबस्त प्रशासन की ओर से किए गए हैं, उसके बावजूद भी लगातार जिला कठुआ में डेंगू के मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं जिला कठुआ के किसी न किसी कोने से जो नया मामला है वो सामने आ रहा है। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि 18 मामले जो हैं। ये बताइए कि अस्पताल के अंदर इस वक्त तक कितने डेंगू के मरीज पहुंच चुके हैं, या फिर ये सब लोग अपने घर के अंदर ही हैं? जिला अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल जो इमरजेंसी वार्ड है ये डेंगू के लिए स्थापित कर दी गई है और मेडिसिन वार्ड की अगर बात करें तो 10 के करीब जहाँ पर भी पेशेंट जो हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं। लगातार जीएमसी कठुआ में जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर तीसरा शख्स यहाँ पर बुखार से संक्रमित है और उनको डॉक्टर्स जो है वो डेंगू का जांच करवाने के लिए यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से कठुआ जिला में डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं प्रशासन की अगर बात करें, पिछले कल स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो गोविंदसर गांव में पहुंची थी। वहां पर एक स्कूल में वहां पर बच्चों को जो है वो जागरूक किया जा रहा था और बच्चों को ये भी संदेश दिया जा रहा था कि आप गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें कि किस प्रकार से आप अपना और अपने परिजनों का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो गोविंदसर गांव ही है जहां पर लगातार डेंगू के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं।
चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि गोविंदसर इलाके के अंदर किस तरह से अलर्ट यहां लोगों को कर दिया गया है, फॉगिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कमर कसे हुए है। अस्पतालों के अंदर डेंगू वार्ड्स यहां पर बना दी गई हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अपने आसपास सफाई रखने की जरूरत है ताकि डेंगू की बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। आगे बढ़ जाएंगे हमारे देश की सेना, जहां दुश्मन की हर नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने के लिए सरहदों पर डटी हुई है, तो वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा दिए जा रहे योगदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज का दिन समर्पित है पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ऐसे ही शूरवीरों को, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पी लिया। और आज यानी 21 अक्टूबर का दिन हर साल राष्ट्रीय पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते आज भी देश भर के साथ जम्मू कश्मीर में भी शहीदों को नमन किया गया। और जम्मू में शहीदों की याद में बनाए गए पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल पर, जहां एडीजीपी सहित पुलिस महकमे के अन्य अधिकारियों और जवानों ने इन शहीदों को भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं गुलशन ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी शहीदों को यहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीदों की गाथा को सलाम करने के साथ साथ शहीद परिवारों की हौसला अफजाई भी की गई। आज नेशनल पुलिस डे पे हम सब पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स और पूरी जो जम्मू की जनता है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने पुलिस कर्मी और जो पैरामिलिट्री के जो ऑफिसर्स और जवान हैं, जो हमारी देश की सुरक्षा को करते हुए और देश के लोगों की सुरक्षा को करते हुए जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी और अपनी जान न्यौछावर कर दी है, इन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी तरफ से भी हमारे पुलिसकर्मियों को और उनके परिवारों को बहुत सांत्वना, और हम सब इस कठिन घड़ी में जब आप अपने जो नज़दीकियों को खोने का गम देख रहे हैं, उसमें हम आप सबके साथ हैं। पापा थे मेरे सर, वो 18 जुलाई 1999 में शहीद हुए थे सर, श्रीनगर में बारामूला। सर बहुत गर्व की बात है सर, आज हमें यहाँ बुलाया गया, सर उनको याद दिलाई, सर उनकी याद में सर आज का दिन रखा गया सर बहुत प्राउड फील करते हैं सर हम यहाँ पे। और थैंक यू करता हूँ सर मैं जे.एंड.के पुलिस, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का सर बहुत गर्व की बात है सर, देश के लिए सर शहीद होना सर किस्मत वालों में मिलता है सर मैं बहुत गर्व की बात है सर, मैं उनका बेटा हूँ सर, तो आगे उनका नाम रोशन करूँगा सर। की बात है, एक इंडिविजुअल फैमिली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो ज़रूर होती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो बहुत गर्व फील करते हैं। एक ऐसी फैमिली से आते हैं कि जो देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरे ब्रदर शहीद हुए थे असेंबली ब्लास्ट में 2001 में। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।